बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आप सबके मिजाज बख़ैर होंगे, बहुत अच्छे दिन आप सब ने गुजारे होंगे। ज़ाहिर है हमारे अभी मुहर्रम के प्रोग्राम्स चल रहे थे और उसमें हम बज़्म सुख़न का प्रोग्राम हम नहीं करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने दोबारा इसकी जो है वो इब्तिदा कर दी है। दोबारा हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया और बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, इसलिए कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो दोनों बहुत हमारे लिए मोहतरम मोतबर हैं। हमेशा ही मेहमान हमारे लिए मोहतरम मोतबर होते हैं, लेकिन जो पहली मेहमान हमारी आज हमारे साथ मौजूद हैं वो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है। दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से और एक अदबी घराने से उनका ताल्लुक़ है। दिल्ली में ही सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, वहीं तालीम व तदरीस का अमल पूरा किया, वहीं पढ़ाना शुरू किया, वहीं अखबार में लिखना शुरू किया, वहीं मुख्तलिफ़ चैनल से भी जुड़ी, वहीं उनसे उन्होंने मुशायरों की निज़ामत का आगाज़ किया और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में उन्होंने उर्दू का अलम बुलंद किया और उर्दू को लेके चली। इनकी जो इल्मी ख़िदमात हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो उनकी जो PhD का थीसिस था वो सर सैयद के मुखालफिन के हवाले से था। सर सैयद के अदबी, सियासी, मज़हबी बहुत से मुखालफिन थे और ये इस तरह की किताब इससे पहले कभी नहीं आई थी। सर सैयद पे हज़ारों लाखों किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन शायद इस तरह का थीसिस उन पर पहली दफ़ा लिखा गया। उनसे इस पर भी बात करेंगे कि इसको ख़ास इस मौजू को चुनने की क्या वजह थी। फिर अभी हमने देखा कि 2 साल पहले जो हिंदुस्तान में एक तहरीक चली थी और वो तहरीक जो शाहीन बाग से शुरू हुई थी, जहाँ ख़वातीन ने एहतजाज शुरू किया था और कई महीनों तक वो चलता रहा था। अगर कोविड ना आता तो शायद वो मुस्तकिल चलता रहता और उसका कोई नतीजा भी निकलता, लेकिन कोविड के तो फ़ैल सब ना हो सका, तो वो भी इसका हिस्सा रहीं और क्यों ना रहती, ये वहीं करीब में रहती हुई हैं, इनका ऑफ़िस भी वहीं है, ये वहीं से इस पूरे चीज़ को लीड भी कर रही थी। सदा टुडे के नाम से एक मैगज़ीन की भी एडिटर हैं, बेतहाशा इनको इनामात मिल चुके हैं, लातादाद अवार्ड्स मिल चुके हैं। और बहुत अच्छी और ख़ुसूसी बात यह है कि जब ये बरतानिया तशरीफ़ लाई थी ग़ालिबन 2019 में, तो उस वक्त ये हमारे मुशायरे में भी तशरीफ़ लाई। हालांकि उस वक्त इनकी कुछ एक्सीडेंट इनके साथ हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वादा किया है मैं सुहेल के प्रोग्राम में ज़रूर जाऊंगी और उसको ज़रूर अटेंड करूंगी। बहुत इनका शुक्रिया मैंने अदा किया था, बहुत इन्होंने हम पर करम फरमाया था और बहुत अच्छे अशार पढ़ती हैं। आज मेरी पहली मेहमान डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा दिल्ली इंडिया से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। मैं कह रहा था, मैं अभी किसी से प्रोफेसर अकील दानिश साहब से, हमारे उस्ताद मोहतरम जो, उनसे मैं तस्करा कर रहा था, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो भी आपके बारे में बड़े अच्छे जो है कलमात का इज़हार फरमा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है आप उनके बड़े भाई जो शरीफ अहमद साहब थे उनसे भी कुछ ताल्लुक़ रहा है, फिर आपकी यहाँ उनसे मुलाकात भी हुई, फिर ग़ालिबन जब वो दिल्ली गए थे तो वहाँ भी आपकी उनकी मुलाकात रही, तो आपका ज़िक्र खैर होता रहता था, मुख्तलिफ़ मुलाकातें भी हुई। एक दफ़ा मुलाकात हमारी हुई तो हमने सोचा कि आज आपसे ज़रा गपशप लगाई जाए, पूछा जाए, बात की जाए। तो आपसे अगर हम शुरू करें इस बात का कि उर्दू तो बहरहाल दिल्ली से ही निकली, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, इधर ही से निकल के और सारे दुनिया में फैली, तो आपका उर्दू से कैसे बराह रास्त एक इल्मी हवाले से ताल्लुक़ जुड़ा? आपने कैसे सोचा कि मुझे उर्दू के लिए ही कुछ काम करना है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं पहली बात तो मैं बहुत ममनून हूँ, आपका माशाल्लाह चैनल बहुत मशहूर है और मैं हमेशा सोचती थी कि काश कभी मैं भी इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं, करूँ। हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, आप आज आएंगी। मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लायक समझा। मैं दिल से ममनून हूँ और बहुत दुआ शुक्रिया। गो हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आमीन। अब हम बात करेंगे, जब उर्दू की बात कर रहे हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि उर्दू मेरे घर की लौंडी है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहती। हम ये कहते हैं कि उर्दू हमारी रोजी रोटी है, क्या बात हम है। उर्दू के सिपाही हैं। उर्दू कभी मतलब मैं कभी इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकती, हम तो उर्दू के सिपाही हैं। और माशाल्लाह मेरा जो घराना है वो अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी दिल्ली में मैं रहती हूँ और मेरे 500-800 साल पुराने हम दिल्ली वाले हैं और मेरे वालिद साहब और मेरे तमाम जितने भी घर के लोग हैं सब माशाल्लाह हाफिज़ कुरान और सब बड़ी इल्मी शख्सियात हैं और उसी हवाले से मैं दिल्ली में जानी जाती हूँ। और चूँकि पुरानी दिल्ली में बहुत ही कम लोग रह गए हैं जो असल दिल्ली वाले हैं, तो उस लिहाज से भी अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और मेरे घर में माशाल्लाह मेरी वालिदा खुद आलिमा उर्दू की, माशाअल्लाह। मेरे वालिद माशाल्लाह हाफिज़ कुरान और मौलवी और
फ़िक़्ह के बहुत बड़े आलिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह। ज़ाहिर है घर से उर्दू सीखी। फिर मेरे भाई डॉक्टर मुजीबुल इस्लाम वो उर्दू के लेक्चरर थे, अच्छा। सत्यवती कॉलेज में पढ़ाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हुँ, तो फिर उसके बाद मैंने खुद उर्दू में ही एमए किया, फिर उसके बाद बीएड, पीएचडी उर्दू में की। हुँ, जामिया से भी मेरा बीएड का ताल्लुक़ रहा। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अल्लाह ने एक बड़ा रहम ये किया कि दिल्ली की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुँ, वो जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन हुँ, सब में मैं कहीं न कहीं मैंने इस्तिफ़ादा किया। जैसे माशाल्लाह। दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो मैंने खैर एमए किया, एमफिल किया, जामिया से बीएड किया, हुँ, जेएनयू से मास कम्युनिकेशन किया और फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की है। और अलीगढ़ से यूँ ताल्लुक़ रहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कि सर कि सैयद वहाँ पे। से मैंने चूँकि सर सैयद पे काम किया, हुँ, तो बिना अलीगढ़ के तो सर सैयद पे काम हो नहीं सकता था। सही, सही। अच्छा, फिर ये अब चलें, अभी आपने सर सैयद का तज़किरा किया, सर सैयद पे बात बात करते और हैं। बताना चाहूँगी कि चूँकि 20 साल मैंने तकरीबन 20 साल पढ़ाई है उर्दू, जी, मतलब बहैसियत उस्ताद के मैंने अपना सफ़र शुरू किया था और बस इसीलिए उर्दू की उस्ताद हूँ। तो मतलब उस्ताद तो नहीं, मामूली सी मैं एक हक़ीर सी अदना तालिब इल्म हूँ उर्दू की, लेकिन चूँकि अल्लाह ने मेरे से ये काम लिया कि मुझे उर्दू पढ़ाई हुँ। मतलब पढ़ाने का काम दिया, तो शुक्र है अल्लाह का कि भाई, किसी दिल्ली वाले से उर्दू पढ़ने से बड़ी और क्या सआदत हो सकती है। मैं तो उन तलबा के लिए भी दुआ गो हूँ, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त उनको उस्ताद मिला। अच्छा, हम बात करते हैं, आपके जो टॉपिक था पीएचडी का, जो सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से आपने लिखा कि सर सैयद के मुखालिफिन दीनी, मजहबी और सियासी, ये 3 आपने टुकड़ों में इसको बांटा और फिर इस पर रिसर्च की। तो ये एक ख़ास मौजू यही, सर सैयद के तो मुखालिफिन बेतहाशा, हमने जो पढ़ा अब तक बेतहाशा हैं ही। ऑलरेडी उनकी सोच से, उनकी फ़िक्र से, उनकी जो तहरीक थी उससे भी लोगों ने मुखालफत की, शुरू दिन से की। तो आपने ये टॉपिक ख़ास तौर पे यही क्यों चुना? असल में क्या हुआ कि डॉक्टर खलील अंजुम का आपने नाम सुना जी, होगा, बहुत बड़ी शख्सियत, शमसुलेमान फ़ारूक़ी साहब। जी। ये ऐसी शख्सियात थी कि जब भी हम तो मतलब बहैसियत तालिब इल्म हम इनको जानते थे। हुँ, तो एक दफ़ा मैं जब पीएचडी के अपने सिलसिले में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद गई, हुँ, तो खलील अंजुम साहब और शमसुलेमान फ़ारूक़ी साहब और 2-3 लोग और थे वहाँ पर, जो बड़े मतलब उर्दू के जिनका बड़ा नाम और बड़ी हुँ, नामवर शख्सियात। तो मुझसे खलील साहब बोले कि हाँ कैसे आना हो, तो मैंने बताया कि मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ पीएचडी का, हुँ, टॉपिक के लिए डिस्कस करने आई थी। और यहाँ पे चूँकि शमसुलेमान फ़ारूक़ी तो इतना बड़ा नाम है कि मतलब उनके साए में बैठना भी और बेशक, उनके साथ बेशक। बैठकर बात करना भी बहुत बड़ी हुँ, हमारे लिए सादत की बात थी। तो मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम अगर मेरी बात मानो, इसका ज़िक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है। जी, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात मानो तो तुम सर सैयद के मुखालिफिन पे काम करो। हुँ, कहने लगे पता नहीं तुम्हें देखकर, क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो हुँ, और टॉपर हो और माशाल्लाह करम है अल्लाह का, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। माशाल्लाह। मतलब अल्लाह ने एक सफ़र शुरू किया, बड़ी मेरे अल्लाह ने बहुत साथ दिया मेरा। तो कहने लगे कि चूँकि तुम मेरी स्टूडेंट भी रही हो, तो मैं हुँ, चाहता हूँ कि तुम मुखालिफिन पे काम करो। और वसीम यकीन जानो कि आज तक मुखालिफिन को यकजा करने की ना किसी ने हिम्मत की है और हुँ, ना इन पर काम हुआ है। तुम अगर हुँ, ये काम कर दोगी तो बड़ा काम होगा। हुँ, तो बस मैंने उनकी बात, मैंने कहा बहुत मुश्किल सफ़र है ये तो। बोले नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हुँ, मकालात सर सैयद हैं और दूसरी किताबें हैं, हुँ, बहुत चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी और हम लोग भी मदद करेंगे। सही। तो वही हुआ कि मैंने वो टॉपिक चुना और बहुत मदद की सभी लोगों ने मेरी। अंजुमन तरक्की उर्दू इनकी लाइब्रेरी भी बड़ी हुँ, ज़बरदस्त लाइब्रेरी है, बहुत ही हुँ, पुरानी लाइब्रेरी है। फिर दिल्ली में रहकर, दिल्ली की तो अपनी लाइब्रेरीज़ जी, आपको पता है कि कितनी बड़ी-बड़ी यहाँ पर लाइब्रेरी हैं। जी। तो बस वहीं से अच्छा, इस्तिफ़ादा करा इसमें मैंने। इसमें कई चीज़ें थी, सवालात उठते हैं कई। ज़ाहिर है आपने टॉपिक चुना सर सैयद के मुखालिफिन, जी। लेकिन इसके बाद जो है मुखालफत, आपकी तो कोई मुखालफत नहीं हुई इस टॉपिक को ख़ास तौर पे चुनने के लिए, चुनने की वजह हाँ, से? हुई मेरी भी मुखालफत और लोगों ने बहुत कहा कि आप मुखालिफिन तो इतने हैं और आप कहाँ तक उनको यकजा कर लेंगी। और दूसरी बात, ये इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हाँ, सर यही मेरा सैयद को मकसद था लेकर पूछने तो का। लोग वैसे ही बहुत मतलब सर सैयद खुद बड़े कंट्रोवर्सी में रहते हैं, हुँ, तो आपने ये टॉपिक क्यों चुना? तो मैंने कहा कि अब
میرے تمام، میں ان سے کیا کہتی کہ میں پھنس گئی. میرے تمام اساتذہ جو تھے ان کی مرضی تھی کہ میں وہی ٹاپک چنی کہ الحمدللہ جیسے جیسے میں سر سید کا مطالعہ کرتی گئی، جیسے جیسے میں ان کی کتابیں پڑھتی گئی، جیسے جیسے میں مقالات سر سید پڑھتی گئی اور دوسرے میرے دلچسپی بڑھتی چلی گئی. ابھی الحمدللہ بہت راستہ آسان ہو گیا اور خالد کی چلیے کوئی اچھا. زبردست جناب، بڑی اچھی آپ سے اس پہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان پاکستان سے موجود ہیں. آپ بھی ایک بہت اچھے منتظم مشاعرہ ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں. آپ سے بہت اچھی ملاقاتیں رہتی ہیں، جب پاکستان جاتے ہیں، کراچی میں جاتے ہیں، آپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور آپ جب 2019 کے آخر میں غالباً لندن تشریف لائے، وہاں آپ سے بہت اچھی ملاقاتیں ہوئیں. آپ کے ساتھ ایک محفل بھی ہم نے اٹینڈ کی، الحمدللہ بڑا لطف آیا. میرے بہت ہی اچھے کرم فرما محترم خالد میر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم سخن کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ انڈیا دلی سے ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو چل رہی ہے. خالد بھائی، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو جہاں ایک چانس ملتا ہے، ایک واٹس ایپ گروپ بناتا ہے شاعری کا اور جناب شروع ہو جاتا ہے، اور وہ شاعری شروع ہوتے ہوتے جو ہے وہ سیاست، مذہب اور لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے. لیکن آپ کا گروپ جو ہے بزم شعر و سخن، یہ بڑے مستعدی سے، بڑی طریقے سے کوئی 4-5-6 برس سے میں دیکھ رہا ہوں چل رہا ہے، اور اس کے تحت مشاعرے بھی ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا گیدڑ سنگھی، آپ کے پاس کیا ہے جناب عالی؟ دیکھیں، میں تو اس کا ایک بہت ہی ادنا سا رکن ہوں. بزم شعر و سخن کے خالق دو ایسے لوگ ہیں جو ذاتی طور پہ شاعر نہیں ہیں، لیکن ادب نواز اور شعر و شاعری سے بہت زیادہ ان کی دلچسپی ہے. سرفراز عالم بھائی ہمارے اور طارق جمیل بھائی، بے شک ان بے شک. دونوں نے دوستوں کو جمع کرنے کا ایک بہانہ بنایا شعر و شاعری سے منسلک، اور تقریباً 200-250 دوستوں کا انہوں نے گروپ بنایا بزم شعر و سخن کا واٹس ایپ پر. اور وہ گروپ، اس گروپ کی خاص بات یہ کہ اس میں شاید 2 یا 3 لوگ ہیں جو شاعری کرتے ہیں، باقی کوئی بھی شاعر نہیں ہے، لیکن سخن نواز لوگ ہیں. اردو سمجھتے ہیں، اردو جانتے ہیں، شعر سمجھتے ہیں، شعر کو سننا جانتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر ہم نے ایک پوری تنظیمی انہوں نے ڈھانچہ اس کا تیار کیا، جس میں نگران بھی ہیں، منتظمہ ہے، مشاورت ہے. تقریباً 40 الیکشن لوگوں ہوتے ہیں آپ کے جناب باقاعدہ؟ جی، ہر 2 سال میں الیکشن ہوتے ہیں، اور کسی بھی ایک عہدے پر آپ 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتے. میں بنیادی طور پہ ایک رکن کے طور پر آیا تھا، پھر میں یہاں پہ نائب صدر بنا، اس کے بعد جنرل سیکرٹری یعنی معتمد عمومی، اور جس کے تحت پھر ہم نے بہت سے مشاعرے کیے. اس وقت میں سینئر نائب صدر کی حیثیت میں منسلک ہوں. گروپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اردو شاعری اور اردو جو ہے آپ کے، میں نے دیکھا 2 چیزیں ہیں. آپ اردو رسم الخط پہ بھی توجہ دیتے ہیں کہ کوئی رومن میں نہ لکھے، کوئی ویڈیو نہ اپلوڈ کرے، کوئی تصویر نہیں، اور نثر کو بھی کنٹرول میں ہم اس طرح رکھتے ہیں، اس طرح سے کہ بہت زیادہ اس کا زیادہ استعمال نہ ہو. شعر و شاعری پہ زور ہے، اور رسم الخط اردو ہونا ضروری ہے. آپ خود سے لکھیں یا کاپی کریں، لیکن تصویر اور ویڈیو کی قطعاً ممانعت ہے، اس لیے کہ پھر وہ بزم کا حسن جو ہے مان پڑ جاتا ہے. ویری گڈ. لیکن خالد بھائی، آپ سے تو اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ سے بات چیت کرتے ہیں. وسیم راشد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایک ابھی گفتگو ہوئی، آپ نے دیکھا خالد بھائی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان سے. یہ ایک رسم الخط کے حوالے سے ہم ہمیشہ جو پاکستان میں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں، ہندوستان کے لیے ایک ہمارے دلوں میں ایک تشویش رہتی ہے کہ وہاں اردو کا رسم الخط جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے. لوگ رومن کی طرف جا رہے ہیں یا ہندی رسم الخط کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں کیا بات ہے کہ اتنی زیادہ آرگنائزیشنز بن گئی ہیں، اور ان آرگنائزیشنز کو رن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ نان اردو پرسنز ہیں. تو چونکہ وہ نان اردو پرسنز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اردو کے بڑے بڑے پروگرامز کریں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو کوالٹی پروگرامز کی اردو کے پروگراموں کی ہوتی ہے، اور جو آڈینس ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو دہلی میں تو دہلی کیا، لکھنؤ کے آپ جانتے ہیں، 2 تو بڑے، یہ دہلی اسکول اور لکھنؤ اسکول تو بہت مشہور 2 ہی ہیں. جی بالکل. جی، ان میں جو بھی محفلیں جمتی ہیں ان کو بہت زیادہ آرگنائز کرنے والے نان اردو پرسنز ہیں. تو ظاہر ہے چونکہ وہ رسم الخط نہیں جانتے تو وہ بات اپنی لکھتے ہیں اور رومن میں لکھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. جب پروگرامز وہ آرگنائز کرتے ہیں، جیسے مشاعرے ہیں یا شام افسانہ ہے یا اور دوسری چیزیں، تو اس کی کوالٹی ویسی ہی ہوتی ہے اور زبان اتنی
उतनी ही रिच फॉर्म में मौजूद होती है। अच्छा अब आप रेख्ता की लोग बात कर देते हैं अक्सर। जी रेख्ता जाहिर है दिल्ली, यहाँ पे नोएडा में ही है जी उनका बिल्कुल है ऑफिस, जी मेरे घर के पास ही है, और उनसे मुलाकात भी बहुत है। संजीव सराफ साहब से, जी रेख्ता के जो बानी हैं, लेकिन तो उनसे अक्सर रस्मुल खत को लेके लोगों का झगड़ा रहता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो काम रेख्ता ने किया, बेशक वो यकीन जानिए हम्म, पूरी दुनिया में वैसा काम नहीं हुआ। बेशक बिल्कुल लोग सही कह कहते रही हैं हैं कि उन्होंने, जी, वो कहते हैं रस्मुल खत को खत्म कर दिया, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पर काम शुरू किया, और उनका टारगेट ऑडियंस जो है उनके खाली उर्दू नोइंग नहीं है। वो चाहते हैं कि जो शायरी है, जो उर्दू का जो लिटरेचर है, जो अच्छी किताबें हैं, वो जी चाहते हैं कि वो नॉन असल उर्दू में लोगों असल में डॉक्टर साहब जो सवाल उठ रहा था असल में इसकी पीछे एक और बात मेरे पेश नज़र थी। कल किसी साहब से बात हो रही थी, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में PhDs हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ये सब कुछ बने हुए, लेकिन प्राइमरी लेवल पर उर्दू के हवाले से काम बिल्कुल निदारद है। स्कूलों में बच्चों को ज़ाहिर है वो हिंदी पढ़ रहे हैं तो उर्दू की तरफ तो जा ही नहीं रहे वो। तो हाँ, जब इस लेवल पे तो काम हो रहा है, PhD लेवल पे ज़ाहिर है चेयर्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि हम प्राइमरी लेवल से लोगों को उर्दू पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कराची से लेकर खैबर तक। अब असल में जो उर्दू बोलने वाले हैं, मैं समझता हूँ अहले ज़बान जो है, अब इधर एक नया तबका अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गया कराची से खैबर तक, लेकिन वहाँ मफकूद होता जा रहा है। बोलना तो है लेकिन लिखने की तरफ रग़बत कम होती जा रही। इस सिलसिले में क्या काम हो रहे हैं प्राइमरी लेवल पे? आपको पता है सुहेल जरार साहब, कोई तकरीबन, मैं बहुत साल पढ़ाती रही हूँ, जी जाहिर है 20 इयर्स का अरसा बहुत होता है बेशक उर्दू बेशक पढ़ाने के लिए। मेरी जितनी जिंदगी मतलब पढ़ाने में गुजरी है, उतनी इस जद्दोजहद में गुजरी है कि कम से कम प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पे तो उर्दू पढ़ाई जाए। लेकिन हो क्या रहा है, ये एक बात से मैं आपकी अग्री करती हूँ कि प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे उर्दू पढ़ाने के लिए वो कोशिशें स्कूलों में नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी तो फर्स्ट जनरेशन है पढ़ने वाली ना, जी लेकिन जो और दूसरे स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल कितने हैं, बिल्कुल हमारे लिए खास तौर पे जो स्कूल बनाए गए हैं, वो कुछ मुस्लिम इदारों ने स्कूल बनाए हैं जो जी मुस्लिम बच्चों के लिए, जी वहीं पर उर्दू पढ़ाई जा रही है। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी, न्यू होराइजन स्कूल है, जी हमदर्द पब्लिक स्कूल है जो सैयद हामिद साहब का जी स्कूल है, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल है, या और कुछ चंद चंद बिल्कुल मुट्ठी में भर स्कूल हैं बिल्कुल जहाँ यही पर जी 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 जहाँ से उर्दू पढ़ाई जाती है, या फिर जो तरक्की मिल रही है जहाँ उर्दू बाकायदा पढ़ाई जा रही है, वो मदरसे हैं। तो हमारे पास जो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आ रहे हैं, वो मदरसों के ज्यादा आ रहे हैं, स्कूलों के कम आ रहे हैं, और यही एक बहुत ही तशवीश जी की बात आपने है। बहुत अच्छी बात की। जी मैं खालिद भाई को भी इस डिस्कशन में शामिल करता हूँ। खालिद भाई, पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि चलिए हमारे यहाँ तो चलिए ओवरऑल कराची से खैबर तक हम उर्दू को लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इवेंट्स भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे भी बड़ा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसी से हम रग़बत लोगों को शेर व अदब की तरफ भी दिला सकते हैं कि वाकई यह शेर व अदब जो होता है ये खुदादाद ही सलाहियत होती है, हर किसी के बस का रोग नहीं होता? आवाज़ खालिद आ भाई रही है अब? जी, जी, खालिद भाई आवाज़ आ रही है जी हम जब बात करते हैं उर्दू की, आवाज़ आ रही है मेरी अब? जी 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 आ रही है। तो रग़बत की जहाँ तक बात है, शेर व सुखन में वो ताकत है कि सख्त से सख्त दिल को भी अपनी जानिब वो मुतवज्जह कर लेता है, राग़िब कर लेता है। मैं समझता हूँ कि तालीम के अंदर जी हमने यहाँ पे बहुत तजर्बात किए, हमने स्कूल के बच्चों के ऊपर तजर्बात किए, हमने समाज से महरूम बच्चों के ऊपर तजर्बात किए अपने बज़्म के ज़ेर तहत, और उसका इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया कि वो अब हमें तहरीक देता है। अगर ये कोविड का सिलसिला ना होता तो अब तक कई प्रोग्राम उस सिलसिले में हो चुके होते, लेकिन अच्छा मैं समझता हूँ कि बहुत इसका बहुत बड़ा किरदार है, और ये इसी तरह से लेके चलना भी चाहिए, क्योंकि शेर जो है वो उर्दू बोलना सिखाता है। आम ज़ुबान में और शेरी ज़ुबान में जो लहजे का तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है, वही उर्दू बोलना सिखाता है। आप सिर्फ कराची की बात कर लें, कराची के 4 अज़ला हैं और 4 अज़ला में बेतहाशा मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं, हर एक जगह उर्दू का अलग एक रवैया है, अलग बेशक एक, लेकिन जब शेर की बात आती है तो ज़ुबान एक हो जाती है, समझ एक हो जाती है। मैं वाह समझता हूँ इसका बहुत
مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ زبان نے جوڑا ہوا ہے لوگوں کو، اور جب بھی آج ہندوستان سے ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، پاکستان سے آپ موجود ہیں، اور میں یہاں لندن سے بیٹھا ہوا ہوں، اور ہم سب کو ایک ڈوری میں باندھا ہوا ہے، اور وہ ڈوری ہے اردو کی۔ بالکل۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں، آپ سے بھی بات کر رہے ہیں خالد بھائی۔ ڈاکٹر صاحبہ چلیے، اب یہ تو رجحانات اور رویوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو جیسے جیسے چل رہا ہے، ظاہر ہے انسان کا اپنے اندر ایک چیز ہوتی ہے تو وہ باہر آتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی اردو ادب کی جو پابندیاں تھیں انہوں نے بھی رغبت جو ہے لوگوں کی طرف کم دلائی، لیکن اب جب سے آزادیاں ہوئی ہیں، آزاد نظم کہنا شروع ہو گئے لوگ، مختلف اور تحریکیں ملی، نثر میں کچھ آزادیاں مل گئیں، تو اس سے زیادہ فروغ ملے گا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو غزل کا جو اصل محور تھا، جو ردیف قافیے کی بندش تھی، اسی کو جاری رکھنا چاہیے، بلکہ آزاد نظم وغیرہ یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں؟ نہیں، دیکھیے، کوئی بھی صنف سخن کی جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آزادی تو اپنے آپ میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اگر جو بھی اپنا معنی بیان کرنے کے لیے، اپنی بات کہنے کے لیے، جو جس بھی کو سن جو بھی چاہے وہ غزل کی صورت میں ہو، چاہے مرثیے کی، چاہے مثنوی، چاہے قصیدہ، چاہے ٹھیک ٹھیک۔ رباعی، چاہے مائیے ہو۔ اچھا، تو ابھی آپ سے اسی ٹاپک پہ ہم دوبارہ گفتگو کریں گے، ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ آپ سے بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہندوستان سے ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ موجود ہیں، اور پاکستان سے خالد میر صاحب موجود ہیں۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف موضوعات کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کیونکہ وقت ہم تیزی سے گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلام کا بھی کچھ جو ہم سنیں تاکہ ہمارے ناظرین تک ان کا کلام بھی پہنچے۔ تو میں پہلے درخواست کروں گا خالد میر صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں تاکہ ہمارے ناظرین تک ایک اور چیز پہنچے۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا، لیکن کلام بھی پہنچنا چاہیے۔ جی خالد بھائی، کیا سنائیں گے آپ سب سے پہلے؟ آپ کی اجازت سے ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ارشاد۔ گرچہ کہ آپ نے سنی اور اس کے مافِ ضمیر سے بھی آپ واقف ہیں۔ جی۔ مطلب ہے کہ مقاصد میں تخاطب اور مراتب دیکھ لیتا ہوں، واہ کیا مقاصد مصرع میں ہے۔ تخاطب اور مراتب دیکھ لیتا ہوں، ہاں، زمین کے ساتھ رہتا ہوں، کواکب دیکھ لیتا ہوں، واہ واہ زمین کے ساتھ رہتا ہوں، کواکب دیکھ لیتا ہوں، واہ میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں چھپا ہے جو ارادوں میں، واہ، میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں چھپا ہے جو ارادے میں، ارادوں میں، ارادوں ذرا میں۔ دیر ٹھہروں تو مخاطب دیکھ لیتا ہوں، ذرا سی دیر ٹھہروں تو مخاطب دیکھ لیتا ہوں، واہ، اور بہت سے شاعروں نے لفظ کو دھندا بنا ڈالا، ہاں کیا مصرع ہے بہت بھائی، سے واہ، شاعروں نے لفظ کو دھندا بنا بہت ڈالا۔ سے بہت سے شاعروں نے لفظ کو دھندا بنا ڈالا، روزی بھیس میں مخفی مطالب دیکھ لیتا ہائے ہوں، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، بہت سے کیسا گہرا آداب طنز ہے بھائی، پھر آداب پڑھیے گا۔ آداب واہ، آداب بہت سے شاعروں نے لفظ کو دھندا بنا ڈالا، واہ، روزی بھیس میں مخفی مطالب دیکھ لیتا ہوں، کیا اور بات ہے۔ آخر ہے کہ میں جو محسوس کرتا ہوں ہاں، وہی میرا رویہ ہے، میں جو محسوس کرتا ہوں وہی میرا رویہ ہے، واہ، میں اپنی شاعری میں اپنا قالب دیکھ لیتا ہوں، ہاں کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ میں اپنی شاعری میں اپنا قالب دیکھ لیتا ہوں، مقاصد میں تخاطب اور مراتب دیکھ لیتا ہوں، واہ زمین کے ساتھ رہتا ہوں، آداب واہ کواکب۔ واہ، بہت خوب، زبردست۔ خالد بھائی، بہت آپ سے کچھ اور بھی سنیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اب چلتے ہیں ہم ہندوستان کی طرف، اور کیونکہ محترمہ جو ہیں استاد بھی ہیں، بہت جی اچھی جی شاعری کرتی ہیں، اور میں ایک واقعہ بتاؤں، شاید میں نے شروع میں شیئر نہیں کیا، کہ جب آپ ہمارے یہاں لندن میں آئی تھیں، آپ کی طبیعت ناساز تھی، اور آپ کی یعنی کہ یہاں سے خون بہ رہا تھا، کچھ زبان میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہمارے مشاعرے میں حصہ لیا، بہت اچھے کلام سنایا، اور بہترین یعنی کہ عوام جو جتنے لوگ تھے ان سے بڑی داد لی۔ تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ جی بالکل، ذہن نصیب، آپ نے شاہین باغ کی بات کی، تو اگر آپ کہیں تو میں شاہین ارے باغ واہ واہ، کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت ٹائم ہو گیا، میں نے خود نہیں سنی اپنی وہ غزل، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اسی کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جی، اور جی خالد میر صاحب، اجازت ہے؟ ارشاد۔ عطا جی کیجیے، عطا کیجیے۔
जी, एक शेर पहले तो एक शेर इस पे जो बहुत मशहूर हुआ, पूरी समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में मेरा ये शेर माशाल्लाह उस वक्त छा गया था। क्या बात है, शाहीन बन के सारे जमाने पे छा गई, वाह, शाहीन बन के सारे जमाने पे छा गई, पर्दा नशीन औरतें सड़कों पे आ गई। वाह, शाहीन क्या बन के सारे जमाने पे छा गई, आप पर्दा नशीन औरतें सड़कों अल्लाह पे आ गई। क्या बात है, क्या बात है। मतलब समाप्त कीजिएगा। वक्त मुश्किल था, वक्त मुश्किल था, लेकिन बिता ही लिया। वक्त मुश्किल था लेकिन बिता ही लिया। सच, बहुत मुश्किल वक्त था। जी, वक्त मुश्किल था, लेकिन बिता ही लिया। हमने मिट्टी को संदल बना ही लिया। वक्त वाह, मुश्किल था, वाह लेकिन बिता ही लिया। हमने मिट्टी को संदल बना बना ही ही लिया। लिया। सिन्फ़े नाजुक के जज्बे पे नाज़ा हैं हम। वाह, पे नाजुक के जज्बे पे नाज़ा हैं हम। पत्थरों में भी रास्ता बना ही लिया। वाह वाह वाह, पत्थरों का पे नाजुक के जज्बे पे आप देखिए क्या शाहीन बाग पूरी दुनिया में छा गया, पूरा जी एकदम बिल्कुल से बिल्कुल देखिए तो। बिल्कुल। और सब खातिन, हम भी शामिल थे उसमें, जी हमारा भी एक छोटा सा, लेकिन क्या क्या जबरदस्त तहरीक थी वो कि जी, सिन्फ़े नाजुक के जज्बे पे नाज़ा हैं हम। हाँ, पत्थर में भी रास्ता बना ही लिया। हम्म, अपना हक छीनने को निकल आए हम। वाह, अपना हक छीनने को निकल आए हम। आहा, अपने आंचल को परचम बना ही लिया। वाह क्या वाह वाह वाह, वाह, क्या वाह। बात है। बहुत ही अपना वाह, हक वाह। छीनने को निकल अपना आए हक हम। अपने अपना आंचल को को परचम बना ही लिया। वाह और चांद अपने घरों से निकलने लगे। वाह ये देखिए इस प्यारा है ये वाह वाह वाह, मेटाफर है खवातीन के लिए कि जहाँ हम्म, चांद जैसे चेहरे मतलब सब सब घरों से निकल आए। हम्म, चांद अपने घरों से निकलने लगे, अपना मुंह तीरगी ने छुपा ही लिया। आहा हा हा हा, वाह वाकई जब घरों चांद से निकलेगा तो मुंह निकलने तीर की लगे, छुपाएगा, वाह बिल्कुल। वाह तीरगी वाह। ने छुपा ही लिया। देखिए आप हिम्मत तो शाहीन की, वाह, देखिए आप हिम्मत तो शाहीन की, आसमानों पे कब्जा जमा ही क्या लिया। बात है, क्या बात, क्या वाह बात है, वाह, बहुत खूब, वाह वाह शाहीन की आसमानों पे कब्जा जमा ही लिया, वाह 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 वाह, बहुत खूब, रास्ता बना ही लिया। बहुत आला, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। क्या खूबसूरत आपने नुमाइंदगी की और कितने हाँ। अच्छे अशार पेश किए। हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम बज़्म सुखन के सरपरस्त आला जनाब अकील दानिश साहब भी मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इस्लाम चैनल उर्दू का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी कि आप उनकी तवज्जुह से और सुहेल आपके तवज्जुह से जी आज ऐसे दो लोग मेरे सामने हैं जी, जिनसे मेरा बहुत दिल का रिश्ता है। क्या बात है। ये खालिद मीर साहब मेरे लिए हमेशा सरापा मोहब्बत रहे हैं। जी बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं, बहुत अच्छे मुंतजिम हैं। और वसीम से तो और भी बहुत कुर्ब है मेरे बड़े भाई के तवज्जुह से भी। वसीम सिर्फ उस्तानी है उर्दू की, हाँ, बल्कि एंकर है एक बहुत मारूफ टीवी चैनल की, और मुंतजिम है और मदीरा हैं एक बहुत अच्छे रोजनामे की शायद अफ्तरोजा है अब। इन्होंने उर्दू का अलम बुलंद कर रखा है बेशक, हाँ पूरे हिंदुस्तान में। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे चंद लोग और भी हैं तो जबान जिंदा रहेगी। खालिद साहब यहाँ मेहनत कर रहे हैं जमीन के इस खत्ते में, और वसीम और उनके साथी वहाँ मेहनत कर रहे हैं जमीन के उस खत्ते में। उनका काम जरा सा मुश्किल है खालिद साहब के मुकाबले में, जैसे आपने पूरा पसंद भी बयान किया। मैं इन दोनों हजरात को मुबारकबाद देता हूँ और आपको भी कि आपने आज बहुत से ऐसे लोगों से तस्वीर के जरिए ही सही इनका तारुफ करा दिया जो इनको सुनने के लिए मुश्ताक थे। मैं आपके लिए भी हजरत तब्दीक पेश करता हूँ और इन दोनों हजरात के लिए बहुत कम वक्त है आपके पास, वरना मुस्तकिल बहुत कुछ कहा जा सकता है इन दोनों हजरात के मुतालिक। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा मुबारका ये दोनों उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और उर्दू की तवज्जुह से हमेशा इनका नाम जिंदा रहेगा। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया। और मुझे चैनल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपकी रहनुमाई और रहबरी के ज़रिए ही हम ये सब जो है इक़दामात लेते हैं और चलते हैं हम लोग आगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का। हमारे साथ हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और हम इनसे कलाम का सिलसिला भी चल रहा है और ये बातें भी चल रही हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने अपने लिए कौन सा मैदान चुना? आप क्या समझती हैं
کہ آپ के लिए गज़ल बेहतरीन है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमने देखा है कि उमूमन गज़ल का रुझान ज़्यादा है, तो आप क्या समझती हैं? असल में क्या हुआ कि मैं चूँकि तकरीबन 20-22 साल उर्दू अदब पढ़ाती रही और सीनियर क्लासेस ज़ाहिर है बड़े लेवल पे पढ़ाती थी, सीनियर सेकेंडरी को पढ़ाती थी। तो मीर गालिब, मोमिन फैज़, फिराक, जज़्बी, मजरू, साहिर, मतलब कौन शायर ऐसा था जिसको मैं नहीं पढ़ाती थी। और एक शायर को आप 20 साल पढ़ा रहे हैं। मीर की उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, आप 20 साल पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है, फिराक को आप 20 साल पढ़ा रहे हैं, गालिब को आप 20 साल पढ़ा रहे हैं, मोमिन को भी। तो क्या होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता मुतबादिल शेर होने लगे पढ़ाते पढ़ाते। अब इतने साल हो गए तो पढ़ाते पढ़ाते, तो जब कभी कोई शेर हो जाता था ना सुहेल साहब, तो मुझे शर्म आने लगती थी। मैं सोचती थी नहीं नहीं, तुम्हारी औकात के तुम मतलब उस्तादों की ज़मीन में शेर कहने लगो, तो कभी हौसला नहीं किया। और वैसे भी मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि बेटे कम से कम शेर कहने वाले को 40,000 अशार याद होने चाहिए। और बताइए 40,000 अशार कौन याद करेगा। तो उस वजह से भी शेर कहने का हौसला नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं पढ़ाते पढ़ाते जब शेर होने लगे तो एक दिन मेरे भाई, जिनको मैंने बताया डॉक्टर मुजीबुल इस्लाम, आपको बताऊं जो अकील दानिश साहब के भाई थे डॉक्टर शरीफ अहमद, मेरे भाई के सुपरवाइजर थे। मेरे भाई ने उन्हीं के अंडर में पीएचडी की है माशाल्लाह। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और अकील दानिश साहब से मेरा बहुत ही घर का ताल्लुक है, हाबी से भी और अकील साहब से भी। तो उस वक्त यही हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते जब शेर गजल की तरफ रुझान बन गया। जी, तो मेरे भाई ने कहा नहीं तुम अच्छा कह लेती हो। फिर मखमूर सईदी साहब, बहुत बड़ा नाम है शायरी का, तो एक दो बार मैंने उनको शेर सुनाए डरते डरते, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम बहुत अच्छे शेर कह लेती हो। तो मेरी जिंदगी का जो पहला शेर था वो मैंने अपने दोस्त के लिए कहा था। तो अच्छा, वो क्या था शेर? जी मैं बताती हूँ। कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि वो हस्बैंड बड़े शक्की मिजाज, चाहते थे कि वो जॉब भी करें और ये भी चाहते थे कि घर में रहें, तो ऐसा कैसे हो सकता था। तो वो एक दिन बहुत तकलीफ में थी, तो मैंने उनके लिए शेर कहा कि पहले वो मेरी तमन्नाओं को पर देता है, पहले वो मेरी तमन्नाओं को पर देता है, शक्की कैंची से उन्हें फिर वो कतर देता है। वाह वाह वाह। जुल्म उठाएं तो लोगों को मोहब्बत ही लगे, जुल्म उठाएं तो लोगों को मोहब्बत ही लगे, कुछ ही लोगों को खुदा ऐसा हुनर देता है। वाह वाह वाह। कुछ ही लोगों को खुदा ऐसा हुनर देता है। क्या बात। ये हुए कुछ अशार, तो बस फिर सिलसिला चल पड़ा। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी गज़ल छेड़ दी थी। मैं चलता हूँ खालिद भाई की तरफ। खालिद भाई, आपने कुछ नज़मों पे बड़ा अच्छा काम किया है, कुछ नज़में जो हमने आपकी सुनी भी थी, और तो आपने लिए भी अपने लिए मैदान नज़्म ही चुना है या गज़ल अभी तक पकड़ा हुआ है अपने दामन उसका? मैं थोड़ा सा इसमें तमीज़ बांधूंगा। 70 की दहाई में जब मैंने उदास नस्लें पढ़ा अब्दुल्ला हुसैन भाई का, तो उसमें एक जगह उन्होंने लिखा था कि जब अंदर का शोर बढ़ जाए तो बाहर का शोर बढ़ा दो। तो मैं तालिब इल्म था, उनको खत लिखा अब्दुल्ला भाई, साइंस की रूह से अगर दो शोरों के बीच में आप रहेंगे तो पिस जाएंगे, तो अंदर का शोर बाहर निकाल देना। अच्छा, आप तो साइंस के स्टूडेंट रहे ना शुरू दिन से आप। तो कहने लगे कि उनका फिर जवाब आया कि अब तो नावल लिख चुका हूँ, फिर कभी इसको देखूंगा। मैं समझता हूँ कि नज्म वो जरिया है जो मेरे अंदर के शोर को बाहर निकालने में मेरी बड़ी मामनत करता है। गजल की तरफ रुझान कम है, नज्म आसानी। तो फिर नज्म हो जाए, एक नज्म हो जाए फिर जनाब। एक नज्म डॉक्टर साहब की इजाज़त से आपकी खिदमत में। लेकिन सबसे पहले अकील भाई का शुक्रिया, और उन्होंने जो मेरे लिए लफ्ज़ कहे, उनसे बहुत जो मुलाकातें रहीं वो मेरे लिए सरमाया है, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है जो उन्होंने कहा। जज़ाकल्लाह खैर अकील भाई। नज़्म पेश खिदमत है कि किसी जगह चलकर वक्त बांट लेते हैं। वाह। किसी जगह चलकर वक्त बांट लेते हैं, थोड़ी देर मिलजुल कर वक्त बांट लेते हैं। वाह। बात बात पर हंसकर रब्त बांट लेते हैं, साथ साथ रहकर कुछ खप्त बांट लेते हैं, अपनी ख्वाहिशों का फिर जब्त बांट लेते हैं। किसी जगह चलकर वक्त बांट लेते हैं। क्या बात है। और दिल की हर उदासी का हल भी सोचना होगा।
कि हर उदासी का हल भी हल सोच भी सोचना होगा, आज को जरूरी है कल भी सोचना होगा, बेशक। एक पल की फुरकत का पल भी सोचना होगा, आहा और छल से बचते रहने का छल भी सोचना होगा, आहा, क्या छल बात से है, बचते रहने का छल भी छल भी सोचना सोचना होगा, होगा। ताज ख्वाहिशों के और तख्त बांट लेते हैं, आ किसी जगह चलकर वक्त बांट लेते हैं। आहा और आखिरी बंद है कि तेरी मेरी दुनिया में हम्म, लोग एक जैसे, वाह तेरी मेरी दुनिया में वाह, लोग एक जैसे हैं, एक जैसे सहरा हैं, हाँ जोग एक जैसे हैं, आहा मुख्तलिफ तो लगते हैं, वाह, रोग एक जैसे, क्या बात है, क्या मुख्तलिफ तो बात है। लगते हैं। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब खालिद भाई, शानदार मेरी आपने दुनिया में नज़्म पेश की। तेरी मेरी दुनिया में लोग एक जैसे हैं, एक जैसे सहरा हैं, जोग एक जैसे हैं, मुख्तलिफ तो लगते हैं, रोग एक जैसे हैं, मुख्तलिफ से सदमे हैं, सोग एक जैसे हैं, बैठ चंद लम्हे फिर रख्त बांट लेते हैं, आ किसी जगह चलकर वक्त वक्त बांट बांट लेते लेते हैं। वाह 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 बहुत वाह, खूब। बहुत खूब, बहुत खूब खालिद भाई, शानदार नज़्म आपने पेश की। क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं चलता हूँ डॉक्टर साहिबा की तरफ। डॉक्टर साहिबा, आप क्या सुनाएंगी? नज़्म की तरफ कुछ तबीयत माइल हुई आपकी, या गज़ल ही सुनाएंगी? मैंने तो आपको बता दिया कि मैं गजल ही कहती हूँ। सुनाइए सुनाइए, और बिल्कुल। अता अब कीजिए। मैं अपने मतलब कुछ जो मेरे टीचिंग के कुछ लम्हात थे, मैं उसके ऊपर कुछ शेर इरशाद आपको इरशाद इरशाद, सुनाती अताओ। हूँ। मिसरे करती हूँ कि जिनको पत्थर की तरह दुनिया ने सौंपा था मुझे, आहा, बहैसियत उस्ताद में बात कर रही हूँ कि हम्म, जिनको पत्थर की तरह दुनिया ने सौंपा था मुझे, मेरे हाथों से वो निकले हैं नगीना बनकर, आहा हा हा हा, हाथों से वो निकले हैं वाह, नगीना नगीना बनकर, बनकर, वाह। वो जो ऊंचाई पे पहुंचाते हैं लोगों को वसीम, ऊंचाई पे पहुंचाते हैं लोगों को वसीम, जिंदगी उनकी गुजर जाती है जीना बनकर, आहा हा वाह, हा, वाह, कैसा गुजर जुबानी जाती शेर है, है, वाह वाह वो वाह 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 ऊंचाई पे लोगों को पहुंचाते हैं वाह, वसीम, वाह जिंदगी उनकी गुजर जाती है जीना बनकर। वाह वाह। और इसी ताल्लुक से दो जी तीन शेर और जी, हैं कि इरशाद जिंदगी इरशाद। जिनकी गुजरती है, ये मेरी वही है जो मेरे स्कूल मतलब जब मैं पढ़ाती हूँ, और जी बच्चों के जो मुझे मोहब्बत नामे मिलते हैं, जी, मतलब लंदन में मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर तो कोई आप आएंगी तो पाकिस्तान ज़रूर बड़ी महफिल करेंगे, तो सबको बुलाएंगे इंशाअल्लाह। जी जी बिल्कुल, और पूरी दुनिया में माशाल्लाह इस वक्त इतने मेरे तालिब इल्म मौजूद हैं। जी तो हर टीचर्स डे पे वो कुछ न कुछ मुझे कहते रहते हैं, तो जी, उनके लिए मैं शेर कहा कि जिंदगी अताओ। जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, आहा, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह, क्या बात है, क्या वाह बात, वाह वाह वाह, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। वाह, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की मिसालों तरह, की तरह। वाह खालिद साहब शेर देखिएगा, अता जी, अता बस कुछ इरशाद। कह दिया हो तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो, वाह, इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो, जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। आहा हा क्या हा हा हा, खूब है, क्या बात है, वाह, क्या वाह, शेर वाह, हुआ भाई, वाह वाह वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत आला, वाह वाह वाह, वाह। बहुत जिंदा बहुत रहते हैं किताबों के हवालों की तरह, वाह जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, वाह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। क्या बात है, बहुत खूब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम अपने अख्ताम की तरफ चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जिस तरह आपकी गज़लों में एक पैगाम, एक सोच, एक फ़िक्र नज़र आ रही है मुझे, और यकीनन शाहीन बाग का आपने जो एक तस्करा किया अपनी गज़लों में, वो तो आपका एक लाइव एक्सपीरियंस था, आपने ज़िंदगी में झेला था सब कुछ। तो इसी तरह बिल्कुल आखिर में अगर चंद अशार और इसी हवाले से, या अगर आप कोई पैगाम देना चाहें उस हवाले से कहें तो ज़रूर अच्छा लगेगा। जी जी, मैं अपनी एक बहुत ही मशहूर गज़ल आपको सुनाती हूँ। इरशाद इरशाद। मतलब दो तीन शेर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके मक्ते ने मेरी बहुत पहचान बनाई है, सुभान तो अल्लाह। मैं हाजिर करती हूँ, सुनिए। इरशाद। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, इंसान की नफ्सियात पे बात हो रही है जी, कि घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। आए हाय, कैसी सच्चाई बयान की है, वाह वाह वाह। दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। वाह लेकिन देखिए क्या होता है
کہ لہلہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں، لہلہاتی ہیں محبت کی سنہری فصلیں، دل کی دھرتی کو اگر تھوڑی نمی ملتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، لہلہاتی ہیں کیا بات ہے، محبت کی سنہری فصلیں، دل کی دھرتی کو اگر تھوڑی نمی ملتی ہے، انگلیاں خود سے تیرا نام لکھا کرتی ہیں، آہا آہا، انگلیاں خود سے تیرا نام نام لکھا لکھا کرتی ہیں، جس جگہ پر بھی انہیں گرد جمی ملتی ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا تیرا بات ہے، نام لکھا کرتی ہیں، جس جگہ پر بھی انہیں گرد جمی ملتی ہے۔ اور سہیل بھائی میرے مزاج کا شعر سنیے جی گا کہ خاک ساری کے لیے شاہوں کے گھر مت جاؤ، ساری کے لیے شاہوں کے گھر مت جاؤ، یہ وہ دولت ہے جو رستے میں پڑی ملتی ہے۔ آہا ہا ہا، واہ واہ، ساری کیا کے بات، لیے کیا بات، واہ واہ کے واہ، گھر مت جاؤ، یہ وہ دولت ہے جو واہ رستے میں پڑی ملتی ہے۔ واہ، سماعت کیجیے، جس نے پہچان میری بہت بنائی کہ مائی کے جاؤں، خالد میر صاحب جی اور عقیل دانش صاحب بھی اگر سن رہے ہوں جی تو میرا بالکل سن شعر، رہے ہیں گھر میں جی، مائی کے جاؤں تو اب تک میری چوکھٹ پہ وسیم، آہا، مائی کے جاؤں تو اب میری چوکھٹ پہ وسیم، میری ہی شکل کی ایک لڑکی کھڑی ملتی، آہا، کیا بات، کیا بات ہے، روایتی شعر، خالص غزل کا شعر، واہ 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 واہ، مائی کے جاؤں تو اب تک میری چوکھٹ پہ وسیم، واہ، میری ہی شکل کی ایک لڑکی کھڑی کھڑی ملتی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ میں چلتا ہوں خالد بھائی کی طرف۔ خالد بھائی بالکل میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، 2 شعر اگر سنانا چاہیں بالکل آخر میں۔ بالکل ایک چھوٹا بند جو دل سے جی بہت جی قریب ہے اور جی میری جی بند کی پہچان کہلاتا ہے، جی، اور بہت نشر ہوا کہ نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سب خاک ہو جائیں، واہ چلو کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں، واہ، کوئی رستہ سجھا جائے، کوئی بستہ تھما جائیں، کسی کی رہنمائی اور کسی کا گھر بنا جائیں، آہا، کہیں فکری ضرورت ہے، کہیں عملی ضرورت ہے، نئی فکریں جگا جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، خالد میر صاحب تھے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔